नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज का शो बेहद खास है। और जब भी हम कंज्यूमर स्किन लेकर आते हैं, ये एक ऐसा शो है जहां पर हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े पैसे और हक की, खुलकर बिना घुमाव के। आज की हमारी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका भरोसा टूटा है और वो भी बैंक की वजह से। राजस्थान के सावरमल शर्मा जी ने एक बिजनेस लोन लिया था और साथ में एक बीमा पॉलिसी भी बैंक के जरिए करवाई ताकि उनके स्टॉक और सामान को आग या किसी भी नुकसान से सुरक्षा मिल सके। इंश्योरेंस इसीलिए हम लेते हैं सुरक्षा कवच के तौर पर, भले ही वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो या इस तरह का इंश्योरेंस जो कि शर्मा साहब अपने लिए करवाना चाहते थे। लेकिन जब पहली पॉलिसी खत्म हुई, बैंक ने बिना पूछे, बिना उनकी इजाजत के पॉलिसी को बदल दिया। अब जब नई पॉलिसी में आग से सुरक्षा जो थी वो दी ही नहीं गई थी, वो फीचर नई पॉलिसी में था ही नहीं, और फिर हुआ वो जिसका डर था। गोदाम में आग लग गई। जब शर्मा जी ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो उन्हें कह दिया गया कि आपके बीमा में आग का तो कवर ही नहीं है। अब सोचिए, बिना बताए आपकी बीमा पॉलिसी ही बदल दी जाए और जब जरूरत हो तो कंपनी मुंह फेर ले। शर्मा जी ने यहां पर एक लड़ाई छेड़ दी। पहले कंज्यूमर फोरम में, फिर नेशनल कमीशन तक वो गए और साफ कहा गया वहां पर कि बैंक ने गलती की है। अदालत ने बैंक और बीमा कंपनी को सजा भी दी। उन्होंने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, उनको देना पड़ा। ये मामला हमें सिखाता है कि बीमा और बैंकिंग और जिस तरह से आप बैंकों से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ बड़े सवाल जो इस शो के जरिए हम उठा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे भी हम फ्लैश करेंगे, और यही सवाल हमारे पैनलिस्टों के सामने भी हम रखेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि बीमा पॉलिसी बदलना इतनी आसानी से कैसे हो गया? क्या हर ग्राहक को अपनी पॉलिसी पूरी तरह से पढ़नी चाहिए? और अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ मुआवजा काफी है या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बिना सहमति के बदलाव करना कंज्यूमर के साथ धोखा नहीं है? जो पैनलिस्टों से हम ये सवाल पूछ रहे हैं। जहांगीर गई मेरे साथ हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट। मिस्टर नीलेश साठे, ये फॉर्मर मेंबर है आईडीआई के, और अमित रॉय, पार्टनर लीडर इंश्योरेंस अलाइड बिजनेस पीडब्ल्यूसी इंडिया। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और घई साहब, आपके सामने आपके साथ आऊंगी पहले, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि जो पॉलिसी होल्डर है, उन्होंने जब पॉलिसी रिन्यू हुई तो पढ़ी नहीं, उनकी गलती साफ समझ में आती है। लेकिन एक पूरी तरह से नई पॉलिसी दे देना और पॉलिसी के कंडीशंस में बदलाव करना, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है इंश्योरेंस कंपनी की और बैंक की कि वो अपने पॉलिसी होल्डर को इसकी जानकारी दे, जो कि बिल्कुल यहाँ पे नजरअंदाज किया गया है। नेशनल कमीशन ने भी इस बात का उल्लेख किया और लिहाजा हमने देखा कि उनको यहाँ पर एक सजा भी पड़ी है, जुर्माने के तौर पे पैसे भी देने पड़े हैं। लेकिन ये हर आम आदमी की कहानी है गई साहब, अगर हम समझना चाहें तो। ये तो इस तरह की कवरेज की इंश्योरेंस की बात हो रही है। यही मामला हम लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं, यही मामला हम हेल्थ इंश्योरेंस में भी कई बार देखते हैं, होम इंश्योरेंस में भी देखते हैं। कितनी गंभीर स्थिति है फिलहाल इसकी। ओके, इसमें दो मामला है। पहला है कि जो पॉलिसी इश्यू की थी वो ओरिजिनल पॉलिसी सही पॉलिसी थी। उसके बाद रिन्यूअल का टाइम पे वो बदली कर दिया गया। अभी कंज्यूमर एक डिटेक्टिव नहीं है कि उनके पास इतना समय नहीं है। इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो वो गुड फेथ कंपनी को लागू होता है, वो बदली नहीं कर सकते पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि हर बार कंज्यूमर को पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने का जरूरी है। सेकेंडली, ये पर्टिकुलर केस में जो रिन्यूड पॉलिसी निकाली बैंक ने, वो कॉपी इंश्योर्ड को कि कंज्यूमर को फॉरवर्ड भी नहीं किया गया था, तो उसको बढ़ने का मौका भी नहीं मिला था। तो कंज्यूमर बिल्कुल नेग्लिजेंट नहीं है। इसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनी साथ में मिलावट होके ये किया है। और नेशनल कमीशन ने स्पेशली स्ट्रिक्चर्स लगाए हैं कि ये इन कोल्यूजन, द सेम बैंक, द सेम ग्रुप कंपनी एज अ बैंक, सेम ग्रुप कंपनी एज एन इंश्योरेंस, और अंदर वो जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिटेबल है उनके ऑफिसर्स को, वो पॉलिसी बदली करके दी गई थी।
and most important, without knowledge or consent. यही सबसे बड़ी बात है ना साठे सर, यही सबसे बड़ी बात है कि बिना बिना कंज्यूमर के नॉलेज के, बिना पॉलिसी होल्डर के आपने पॉलिसी ही बदल दी। ये साठगांठ होती है क्या इंश्योरेंस कंपनियों की और बैंकों की, साठे साहब? नहीं नहीं, ऐसी साठगांठ तो नहीं होती है। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में, यानी लेट अस नॉट जनरलाइज द स्टेटमेंट, जो होना चाहिए वो किया नहीं गया। पहली बात तो ये है भरोसे कि के साथ आते हैं इंश्योरेंस कंपनियों के पास, हम लोग इतने भरोसे के साथ आते हैं, जीवन की सुरक्षा और तमाम तरह के आर्थिक तौर पे हम चाहते हैं कि वो हमें सुरक्षित करे, और जब ऐसे मामले सामने आए तो वो इंश्योरेंस जिसकी पेनिट्रेशन इतनी कम है हमारे देश में और खत्म हो जाएगी। नहीं, ये सारी बातें तो अलग है। ये स्पेसिफिक केस में मैं ये कहूंगा कि इंश्योरेंस का नॉन लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जनरल इंश्योरेंस का, फायर का बोलो या मरीन का बोलो, ये 1 साल का होता है। 1 ईयर रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मोटर छोड़ के, मोटर का रिन्यूअल होता है क्योंकि नो क्लेम बोनस आता है उसमें, वो छोड़ के बाकी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो नया बनता है। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो फायर का था, वो फायर का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का खत्म हो गया। दूसरे साल जब कॉन्ट्रैक्ट नया बना, किसने बनाया? आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया। किसके पास बनाया? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बनाया। किसके कंसेंट से बनाया? ऑब्वियसली कंज्यूमर के कंसेंट से बनाया, क्योंकि उसके प्रपोजल फॉर्म पे उसकी सिग्नेचर की जरूरत होती है। नहीं, ऐसा अब बात ऐसी है कि उसको अगर बदला गया तो क्यों बदला गया ये तो पता नहीं है। बदलना नहीं चाहिए था। हो सकता है नया कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा कमीशन मिलने की संभावना हो सकती है, इसलिए बदला होगा। क्यों बदला ये मालूम नहीं, मगर बदलना नहीं चाहिए। और उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फायर जैसी बात है उसको एक्सक्लूड करना तो बहुत ही गलत है, तो बैंक ने ये करना ही नहीं चाहिए था। और फिर पॉलिसी अगर कस्टमर को भेजी नहीं है तो ये और एक गलती है। क्या होता है कि कंज्यूमर को डायरेक्ट पॉलिसी जाती नहीं है। जब इंश्योरेंस कंपनी को बैंक के थ्रू प्रपोजल आता है तो वो बैंक के पास जाती है, और बैंक ने फिर उसका ईमेल आईडी वगैरह जो होगा उसका देख के उसको वो पॉलिसी भेजनी चाहिए। भेजी नहीं है तो गलती तो बैंक की है ही। पहली बात तो यह है कि टर्म्स चेंज करने की जरूरत नहीं थी। क्यों किया मालूम नहीं, होना नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो उसको भुगतान देना ही पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। जब गलती करोगे तो कहीं ना कहीं भुगतान देना ही पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो ये होना नहीं चाहिए। बात ऐसी है कि पेनिट्रेशन वगैरह की बात तो ठीक है, खैर आगे देखेंगे क्यों पेनिट्रेशन कम है वगैरह, मगर ये जो स्पेसिफिक केस है उसमें जो गलतियां हुई है वो नेशनल फोरम ने बिल्कुल साफ बताई है। पहली बात तो ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं करनी चाहिए। वो इंश्योरेंस कंपनी अपने आप नहीं बदल सकती है, बिल्कुल, जो ध्यान कि देना यहाँ पर चाहिए। साफ तौर से किया गया है। अमित, अब जहांगीर की पहली लाइन से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। इंश्योरेंस इज अ केस ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। नीलेश सर बोल रहे हैं पेनिट्रेशन की बातें हम बाद में करेंगे, ट्रस्ट की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अमित बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। एक तो वैसे ही लोग इंश्योरेंस कवरेज चाहते नहीं है, उनको समझ में नहीं आता, और उस पर से जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो शर्मा जी ने केस लड़ लिया। अमित, बहुत सारे लोग तो करते भी नहीं है, वो तो उनके साथ बुरा एक्सपीरियंस हो गया तो वो आगे बढ़ जाते हैं, सामने 50 लोगों को रोक देते हैं कि अच्छा मत खरीदना भाई, ये बैंक गलत है और ये कंपनी गलत है इंश्योरेंस वाली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसमें 3 मुद्दा मेरे दिमाग में आ रहा है। एक तो ये केस के तहत, जैसा साठे साहब ने भी बताया, कि इसमें बहुत सारा गैप्स नजर आ रहा है कि प्रपोजल फॉर्म का क्या हुआ। एक चीज जो जाता है कि इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट वो क्यों नहीं बताया गया। जब चेंज हो गया और जब क्लेम आया तो क्लेम आते समय जो भी फीचर एक्सक्लूड किए गए उसके बारे में काफी छानबीन होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। बट मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ भुगतान कर देना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक भुगतान कर दे रहे हो तो आप बैंक या इंश्योरेंस कंपनी एक बिजनेस के तहत आप भुगतान कर रहे हो। बट जिन लोग ये सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोग एक बहुत बड़ा हार्म कर रहे हैं पूरा इंडस्ट्री के लिए, वो है रेपुटेशन।
और वो रेपुटेशन के कारण लोगों का विश्वास चले जा रहा है, कंज्यूमर अवेयरनेस ड्राइव नहीं हो रहा है और नेगेटिव सेंटीमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, खराब बातें जो है ना वो ज्यादा उछलता है। इंश्योरेंस कंपनीज कोविड का क्लेम दिए, हद से बढ़कर दिए, बहुत सारे एक्सक्लूजन को तो अनदेखा करके दे दिए, उसके बाद कम होती है। लेकिन अगर इस किस्म की चीजें होती है तो रेपुटेशन में बहुत ज्यादा हिट होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक चीज जो होना चाहिए कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, कि जिन लोगों ने ये सिस्टम का गलत किया तो कहीं ना कहीं या तो कंज्यूमर का सिग्नेचर किसी और ने कर दिया है, या जो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए बैंक के तरफ से जो कंज्यूमर को समझाना चाहिए उसका उल्लंघन किया गया, तो वहां तक जाके उस इंसान को एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होना चाहिए। मुझे अचरज ये होती है कि सेटलमेंट हो जाने के बाद बिजनेसेस उसके बारे में भूल जाते हैं और इंडिविजुअल लेवल में नहीं आते हैं। जब मैं दूसरे देशों की बात करता हूं वहां पे मिस सेलिंग बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे अगर सिंगापुर का मैं इंश्योरेंस मार्केट में बोलता हूं, उसका कारण ये है कि वहां पे इंडिविजुअल पेनल्टीज आर हायर देन बिजनेस पेनल्टीज। तो अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो शायद उस व्यक्ति ने, जिन्होंने ये स्टेप्स या तो जानबूझ के या नहीं जान के फॉलो नहीं किया है, जैसे साठे साहब बता रहे थे, उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए भुगतान करना, और उनको सजा देना चाहिए। सिर्फ बिजनेस को सजा देने से नहीं होता है, सजा बिजनेस को भी दीजिए, बट कई लोग बिजनेस के अंदर रह के अगर इस तरीके के रेपुटेशनल लॉस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, शायद लॉ मेकर को उसके बारे में भी सोचने पड़ेगा। देखिए, हमारे कंट्री में अभी तक दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सॉलिड रेगुलेशन नहीं है, या उसके बारे में जो कठोर सजा होना चाहिए उससे हम कतराते हैं। एक है फौजदारी, जो इंश्योरेंस पर रैम्पेंट है, ठीक है, दोनों साइड से होता है। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनीज के लोग ही करते हैं, कई बार कंज्यूमर भी जाने हुए कई बार कर देते हैं। तो फोर्जरी के ऊपर अगर जब तक इंडिविजुअल लेवल में कठोर से कठोर सजा नहीं दिया जाए, मेरे हिसाब से इस तरीके के इंसिडेंट ऑफ एंड ऑन होते रहेंगे। और दुख की बात ये होगी कि कई सारे अच्छी चीजों के बारे में चर्चा कम होगी और इस किस्म के चीजें जो कि वन ऑफ चीजें हैं, क्योंकि कम टू थिंक ऑफ इट, आईसीआईसीआई बैंक या आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का साइज और मैटर देखते हुए मैं सोच नहीं सकता हूं कि इतने छोटे से रकम के लिए 82,000 का प्रीमियम और 500,000 का नहीं, अमित बात वही है। इतना बड़ा नाम, हम इतने बड़े बैंक की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं। जब इतना बड़ा ट्रस्टेड नाम ऐसा काम करता है ना अमित, तो विश्वास हिलता ही हिलता है। ठीक है, बहुत सारे लूप होल्स हैं, ग्राहक के एंड से बहुत सारे लूप होल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ता नहीं है। अगर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी ने मिस कर दी और अगर आप थोड़े से भी जागरूक रहे होते, अगर आपने ध्यान से पॉलिसी पढ़ ली होती तो शायद आप पकड़ लेते, लेकिन ये सब नहीं हुआ क्योंकि हमने इतने बड़े नाम पे भरोसा किया है अमित, और यही बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल आपसे सहमत हूं। देखिए, पॉलिसी के फाइन प्रिंट्स कोई नहीं पढ़ता है, ये हकीकत है। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन एक फायर पॉलिसी में इतने सारे लीगल टर्म्स होते हैं, एक्सक्लूशंस होते हैं। एक व्यापारी जिनका काम है व्यापार करना, वो ये एक्सक्लूशन उठा के नहीं देखेंगे। बट जो साठे साहब ने कहा, जो जहांगीर साहब ने बताया, उसके बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं किसी एक इंडिविजुअल ने वहां पे गलत किए हैं। ये सिर्फ लॉम्बार्ड या आईसीआईसीआई बैंक का नहीं है। मैं इंकरेज करता हूं कि ऐसे लोगों का कठिन से कठिन सजा देना चाहिए, और ऐसी सजा होना चाहिए कि आगे से लोग ऐसा करने से बिल्कुल कतराए। तो हमारे देश में ना इसके बारे में शायद वो स्टेप्स अभी लेने का समय आ गया है कि इंडिविजुअल तौर पे बिजनेस को आप डेफिनेटली पेनलाइज करें, लेकिन इंडिविजुअल का पेनलाइजेशन उससे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेपुटेशनल लॉस वो लिमिटेड सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और लॉम्बार्ड में नहीं होगा, सारे बैंकिंग प्रोसेस या इंश्योरेंस थ्रू बैंक, उसके ऊपर रेपुटेशनल लॉस हो गया, लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। एग्जैक्टली वही चीज मैं भी बता रहा हूँ। जहांगीर सर, तो दोनों का ही ये कहना है कि पनिशमेंट जो है वो बहुत कठोर होनी चाहिए, केवल मुआवजे से काम नहीं चलेगा। आप इससे कितना सहमत है? और दूसरा मुझे ये पूछना है, हम एक फायर स्पेसिफिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं,
लेकिन आमतौर पे इसको लेकर तो खैर जागरूकता बहुत ही कम है, लेकिन जिसको लेकर जागरूकता ज्यादा है वो अधिकतर लाइफ है और हेल्थ इंश्योरेंस है। अब वहां पे रिन्यूअल किस तरह से होता है? अगर आपने बैंक से ही इस तरह की पॉलिसी खरीदी हुई है तब भी रिन्यूअल के वक्त आपको ध्यान देना चाहिए क्या? वहां पर भी आपको एक नई पॉलिसी चिपका दी जाएगी बिना आपकी जानकारी के? ओके, आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने जजमेंट पढ़ा है, तो वो जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि द डॉक्यूमेंट्स वर फैब्रिकेटेड। सो कंज्यूमर की कोई चूक नहीं है। प्रपोजल एक ही बार साइन होता है, हर साल नहीं होता है। उसके बाद पॉलिसी आपो आप जब रिन्यू करते हैं प्रीमियम भर के, तो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे होना मिलता है। ये किया वो बैंक की गलती है, और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, सेम पॉलिसी इश्यू होना मांगता था। एवरी टाइम रिन्यूअल पे बार बार कंज्यूमर को टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने का जरूर नहीं है। सेकंड क्या है कि कभी कभी इट डिपेंड्स ऑन द जजेस। नेशनल कमीशन की जजमेंट है वेरी फ्यू कि द कॉम्पेंसेशन व्हिच इज अवॉर्डेड should be paid by the bank or by the public authority, the undertaking, and recovered from the salary of the guilty officials. तो तभी उनका पॉकेट को पिंच होगा। अभी जो कॉम्पेंसेशन जो मुआवजा दिया है वो उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कंपनी भर रही है। तो जब तक इंडिविजुअल जो मिसयूज करता है उनका पॉकेट पिंच नहीं होगा, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगी। So I agree, it should be the individual and it should be substantial. And that depends on the judges. The judges could have passed that order. उनको पावर है लेकिन वो दिया नहीं है सर। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। In association with अमित, यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हमने कर ली है, लेकिन अब आम जनता को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का इंश्योरेंस आप लेने जाते हैं और जो नियम है उसे आप कैसे समझे। देखिए, पॉलिसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खुद नहीं पढ़ पाते तो आप किसी लॉयर के पास चले जाइए, उनसे पढ़वा दीजिए ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सके कि आप कोई पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन वही सवाल जो मैंने जहांगीर जी को भी पूछा था, आपको भी मैं पूछना चाहती हूँ। रिन्यूअल के वक्त जो है आपकी पॉलिसी नई नई आपको दी जा रही है, और अगर दी जा रही तो आपको बताया जा रहा है, ये हम कैसे इंश्योर करें और क्या प्रोसेस होता है रिन्यूअल का? भले ही फायर इंश्योरेंस ले, होम इंश्योरेंस ले, हेल्थ ले, मोटर इंश्योरेंस ले, खैर उसमें तो आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेना चाहिए, बट अदरवाइज जो हम जनरल इंश्योरेंस लेते हैं उसमें किस तरह के नियम कानून है जब आप पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे हो? बहुत सही सवाल है ये। और मेरे हिसाब से जब भी रिन्यूअल ऑफ फायर या हेल्थ, अगर लॉन्ग टर्म हेल्थ नहीं है या मरीन किसी भी चीज का, जितने भी नॉन लाइफ पॉलिसीज का रिन्यूअल है, वो सारी चीज एज गुड एज न्यू पॉलिसी है। तो जब आप साइन कर रहे हैं प्रपोजल फॉर्म में, तभी सबसे पहले लोग क्या करते हैं ना, 10 में से 9 लोग ब्लैंक फॉर्म में साइन करके दे देते हैं, क्योंकि तभी ऑब्जेक्टिव होता है क्या, पॉलिसी लेना नहीं, लोन लेना, राइट। तो जैसे लोन के पेपर में लोग साइन करते हैं, तो वैसे ही रूटीन तरीके से रिन्यूअल के वक्त भी, ताकि लोन चलते रहे, लोग शायद बिना देखे उसमें साइन कर देते हैं। और कई बार उसके बाद जो आता है सब्सिक्वेंट फीचर्स जो आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, वो अंडरराइटिंग को अवॉइड करने का कोशिश करता है। अगर हेल्थ होता है तो हर एक साल में हेल्थ का असेसमेंट ज्यादा होगा, हो सकता है मेडिकल टेस्ट कराने पड़े, ये सब सोच के वो अंडरराइटर को हटाना चाहता है बीच में से। और इसके लिए अगर इश्यूएंस हो जाएगा तो कमीशन मिलेगा तुरंत। तो सेलर का ऑब्जेक्टिव होता है क्विकर इश्यूएंस ऑफ द प्रोडक्ट। बट एज ए कंज्यूमर हमें ये देखने पड़ेगा, अगर आप पूरा पॉलिसी पढ़े चाहे ना पढ़े, खासकर पॉलिसी लेते समय जब आप प्रपोजल फॉर्म में साइन कर रहे हैं, बेसिक फीचर एंड पॉलिसी का नाम और किस कारण से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर ये आप नहीं करते हैं तो बाद में आपके लिए बहुत सारा मुसीबत का समय आ सकता है। देखिए, अभी ओवरऑल इंप्रूवमेंट बहुत सारा हुआ है। फ्री लुक पीरियड के बाद हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस में 1 साल का रिफंड का बात हुआ है,
अभी इनफैक्ट ओवरऑल इंश्योरेंस में एक साल का फ्री लुक के बाद चल रहे हैं। बट रेगुलेटर, पॉलिसी मेकर और इंडस्ट्री आपको एक हद तक ही प्रोटेक्शन कर सकता है, बट ग्राहक को भी जागरूक होने पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे एक्सक्लूशन आप पढ़िए, लेकिन बेसिक फीचर ऑफ पॉलिसी को पढ़ना बहुत जरूरत है। कई बार होता है कि लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस डिटेल में पढ़ते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं, दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, तो लोग उसको देखते भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा समय मैं देखता हूं लोग लिफाफा भी नहीं खोलते हैं। अब ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली, ये एक साधारण प्रोडक्ट नहीं है, इंटेंजिबल है जिसको आप नहीं देख सकते हैं। तो आपको इसके हर एक वर्ड अगर नहीं हो सके तो कम से कम जो हाईलाइटेड चीजें हैं, प्रोडक्ट, फीचर और कितना मुझे प्रीमियम देने पड़ेगा और एक्सक्लूशन में क्या क्या कवर नहीं हो रहा है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैसेज मैं सारे ग्राहक को देना चाहूंगा। साठे साहब, आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी क्या किया है आईआरडीए ने कि हर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने पे एक उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो 1 पेज पे पॉलिसी होल्डर को देनी चाहिए, ये कंपेल किया है। और उतने 1 पेज सैलिएंट फीचर्स भी अगर देख लेना तो भी काफी है, मगर वो भी अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो बट ये जो मेन फीचर्स की आप बात कर रहे हैं, जो कि एक पन्ने पे दिए जाने की बात है, इसमें क्या पूरी पॉलिसी के जितनी भी अहम बातें हैं वो सब आनी जरूरी होगी? अब हमें कैसे पता होगा कि वो बातें डाली हैं कि नहीं डाली हैं? वो कोई क्रॉस चेक करता है, कोई न्यूट्रल आदमी? नहीं, जैसे अमित ने कहा कि भाई अगर आपको सही में चाहिए तो आप किसी लीगल एडवाइजर को, या जहांगीर जी ने भी बताया, मगर मतलब मूल बात यही है कि भले ही रेगुलेटर कंपनियों को बोल दे कि सैलिएंट फीचर्स एक पन्ने पर डालिए, आपको तो जाना ही पड़ेगा किसी के पास चेक करवाने के लिए कि वो भी सही है या नहीं। नहीं, जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूं। जो सैलिएंट फीचर्स है वो भी आईआरडीए ने अप्रूव किए हुए हैं। जैसे फायर पॉलिसी अगर है तो कौन सी चीजें उसमें पहले एक पन्ने में आनी चाहिए। एक पन्ने में का मतलब ये है कि ब्रीफ में आनी चाहिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंज्यूमर के ध्यान में मेरा होनी सवाल चाहिए। वही है कि अगर कंपनियों ने फीचर्स क्या है, तो मेरा सवाल सर वही है कि अगर कंपनियों ने वो अहम बातें अगर डालने में उनसे मिस हो गया, छूट दी गई उनसे कोई बातें, तब क्या होगा? तो मतलब घूम फिर कर नहीं सकता। क्या है कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझो यूनिट लिंक पॉलिसी है, तो क्या चीजें होनी चाहिए ये आईआरडी ने प्रिस्क्राइब किया है। हाँ। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको तो पॉलिसी का सिनॉप्सिस जो है, पॉलिसी का सिनॉप्सिस आपको जो है वो मिल जाएगा एक पन्ने पे। जहांगीर जी, भरोसा करना चाहिए इस पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। There are several judgments that those are only the few points from the point of marketing. The actual contract जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। तो जो मिस्टर साठे जी बोलते हैं, आई डोंट अग्री विद दैट। सेकेंडली, आई थिंक एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को रेफर करना चाहिए, बीमन कृष्णा बोस वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया है कि a policy which is renewed is an extension of the original policy for a further period of 1 year. मतलब 1 साल बचता है on same terms and conditions. तो अगर जो आप कोई भी कंडीशन बदली करेंगे तो इट इज ब्रीच ऑफ utmost good faith. वो नहीं हो सकता है, वो इलीगल है चेंजेस। अगर कोई चेंज होगा तो आपको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करने का और आपका कंसेंट लेना चाहिए। बैकवर्ड आप चेंज करके नहीं बोल सकते कि आपने पढ़ा नहीं पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशंस। आपने पता है, आपको मालूम है, पॉलिसी आपने प्रिंट किया है, आप क्यों नहीं बताते हैं कि ये चेंज हुआ है? तो प्लीज ग्राहक पे मत डालिए। कंपनी की जिम्मेदारी, रेगुलेटर्स भी फेल होते हैं और ग्राहक के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। उसमें आई डोंट अग्री एट ऑल, आई एम सॉरी। चलिए, तो मेरे ख्याल से अब इस मामले जी बोलिए जी। मैं अगर कुछ कहूं इसके बारे में, जी, क्या है कि रेगुलेटर ये जानता है कि फाइन प्रिंट्स जो है वो कंज्यूमर पढ़ता नहीं है जनरली, तो अब इसको अवॉइड कैसे करे। तो इसलिए पिछले साल आईआरडीए ने जो नई पॉलिसीज इशू होंगी उनमें कंपलसरी किया है कि आपने ये जो 1 पेज का सैलिएंट फीचर्स है, विच विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट सेपरेटली,
इट विल बी एफिक्स टू द पॉलिसी कि कम से कम इतना तो पढ़ो ताकि तुमको डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, रिन्यूअल की डेट क्या है, इसमें फायर इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये चीज़ें तो कम से कम पता चले। तो इसे ये आसानी होनी चाहिए इसलिए दिया है। पुरानी पॉलिसीज में था नहीं, तो जहांगीर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मगर ये समझने के बाद IRDA ने ये बदलाव इसीलिए लाया है कि कम से कम इन चीजें। दूसरी बात यह है, रिन्यूअल अगर है तो उन्होंने जो कहा 100% सच है कि रिन्यूअल के समय कोई भी अपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं कर सकता है। मगर वो कब है? जब मैंने रिन्यू किया है तब। जब मैंने ऑल टुगेदर नई पॉलिसी आपको दी है, यानी किसी एजेंट ने दी है बोलो, तो वो तो गलत ही है। और वो किस बेसिस पे दी है? कहीं ना कहीं आपने साइन की होगी प्रपोजल फॉर्म पे। क्योंकि बात ऐसी है कि ये स्पेसिफिक केस में मैं ये कह रहा हूं कि अगर नई पॉलिसी इश्यू हुई है जिसमें फायर इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसका मतलब इट इज अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट रिन्यूअल। बेयर इट इन माइंड। रिन्यूअल अगर है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी टर्म्स ऑन देयर ओन चेंज नहीं कर सकती है। चलिए, तो मेरे ख्याल से सार यही निकल के आ रहा है इस पूरी चर्चा का कि आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। आप खरीद रहे हैं, आपके पैसे यहां पर जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको किस तरह की कवरेज दी जा रही है। भले ही कोई कितना भी कह ले कि हमें पता है आपको कितनी सुरक्षा की जरूरत है और हम बिल्कुल आपके अपना बनकर आपको ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम समझते हैं आपकी दिक्कतें क्या है, आपको भरोसा नहीं करना है। खासतौर से इंश्योरेंस के मामले में तो कदम फूंक फूंक कर आगे रखें, वरना हो सकता है कि लंबे समय की कोर्ट की लड़ाई आपको जो है वो लड़नी पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने शिरकत की इस खास चर्चा में, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार।